हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईबीटी गुरुग्राम में। स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी के साथ आज की क्लास। ओके, पहले मैंने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे आप सबको। पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक क्या होता है पॉलिटी में, क्या पढ़ते हैं हम लोग पॉलिटी में। तो थोड़ा सा मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ। पॉलिटी में मैंने कल पार्ट्स का डिस्कस किया था, उसके अलावा मैंने अमेंडमेंट्स बताए थे कि 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने आर्टिकल्स का जिक्र किया था, उसके अलावा फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, दो टर्म्स पे मैंने बात की थी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है पॉलिटी की, सभी के लिए, चाहे किसी ने पहले पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, सभी के लिए फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इमरजेंसी से। ओके, एक सेकेंड। इमरजेंसी से स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी या इसे हिंदी में बोलते हैं आपातकाल। ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, चाहे कोई इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहा है चाहे कोई हिंदी में प्रिपेयर कर रहा है। तो इमरजेंसी या आपातकाल क्या होता है, इमरजेंसी या क्या होता है आपातकाल, पहले इसे समझते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल या अनुच्छेद 352 से 360 तक, आर्टिकल 352 से 360 तक एक्सप्लेन किया गया है इमरजेंसी के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इमरजेंसी का जिक्र किया गया है, किस भाग में इमरजेंसी के बारे में बताया गया है? पार्ट 18। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक जिक्र किया गया है इमरजेंसी का। अभी इमरजेंसी होती क्या है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक ढांचा है। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक ढांचा? वो चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब बना कॉन्स्टिट्यूशन? 26 ऑफ नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, और 26 ऑफ जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ है, लागू हुआ देश में, तब से जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उन्हें कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इमरजेंसी कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के बारे में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे संविधान में मेंशन है। ओके, आर्टिकल 352 से 360 तक। अब कितनी तरह की इमरजेंसी का प्रोविजन है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी तरह की इमरजेंसी बताई गई है? अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पहले वो तीनों इमरजेंसी देख लेते हैं कौन कौन सी इमरजेंसी है। ओके, पहली आती है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। हिंदी वाले देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। सेकंड है प्रेसिडेंशियल रूल। आर्टिकल 356, हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360, इसे बोलेंगे वित्तीय आपातकाल। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से 360 तक 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। सेकंड प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन इसे बोलते हैं। और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, या जिसे वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। अभी मैंने सिर्फ लिखवाया है तीनों इमरजेंसी के बारे में, नाम लिखवाया है और तीनों के आर्टिकल्स लिखवाए हैं बेसिकली, क्या क्या किस इमरजेंसी का आर्टिकल है। एक एक करके समझेंगे तीनों टॉपिक्स को, डोंट वरी। ओके, पहले मैं थोड़ा सा यहीं पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले वो समझा देता हूं आप लोगों को। देखो, सबसे पहले देखो आर्टिकल 356, इसमें मैंने इमरजेंसी जैसा कोई भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किस आर्टिकल के अंदर इमरजेंसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये जो आर्टिकल 356 है, या मैं बोल सकता हूं जो प्रेसिडेंशियल रूल है, इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, अपनी लैंग्वेज में। बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंशियल रूल या फिर राष्ट्रपति शासन, जिसे हम जनरली बोलते हैं।
ओके, तो आर्टिकल 356 में इमरजेंसी जैसा कोई भी वर्ड या किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इमरजेंसी किस आर्टिकल में मिलती है? हमें लिखा हुआ 352 एंड 360, बट हम अपनी लैंग्वेज में इसे क्या बोल देते हैं? स्टेट इमरजेंसी। ये टर्म समझ आई? अब ये है क्या, तीन पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फेडरल सिस्टम समझाया था। फेडरल सिस्टम क्या होता है? जब देश में पावर्स डिवाइडेड होती हैं स्टेट और सेंटर के बीच में। लेट्स सपोज स्टेट के पास अपनी अलग पावर्स हैं और सेंटर के पास अपनी अलग पावर्स हैं, तो वो सिस्टम कौन सा चल रहा होगा? डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल सिस्टम। तो जब भी इमरजेंसी पूरे देश में लगेगी, दिस इमरजेंसी इज नोन एज नेशनल इमरजेंसी। क्यों लगेगी, कैसे लगेगी, वो हम ये आगे अभी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो, पूरे देश में जो इमरजेंसी लगेगी उसे कहा जाएगा नेशनल इमरजेंसी। स्टेट की अगर मशीनरी, स्टेट का अगर ढांचा या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अगर गड़बड़ा जाता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, किसी भी वजह से जो स्टेट के पास पावर्स हैं और स्टेट अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाती, इन द सेंस अगर स्टेट में कोई भी ऐसा मुद्दा हो गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो गड़बड़ा गई है, तो उस कंडीशन में सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लगेगी, जिसे कहा जाएगा प्रेसिडेंशियल रूल। और देश में कभी फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएं, या तो नाम में ही छुपा हुआ है इसके, इसका मतलब अगर देश में कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कहा जाएगा फाइनेंस इमरजेंसी। तो तीन तरह की इमरजेंसी है हमारी, नेशनल, प्रेसिडेंशियल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी सिर्फ इतना समझना है, नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352 है, प्रेसिडेंशियल रूल के लिए आर्टिकल 356 है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360 है। ठीक है, बाकी चीजें अभी जब एक एक करके इनके पार्ट्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग नेशनल इमरजेंसी कवर करेंगे। एक क्वेश्चन 100% नेशनल इमरजेंसी से आता ही आता है। तो आज नेशनल इमरजेंसी कवर करते हैं, देखते हैं पूरा प्रोसीजर क्या होती है नेशनल इमरजेंसी, क्या क्या होता है इस टाइम पे। स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी। यहीं से हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। मैंने जैसे बताया ये आर्टिकल 352 में है, ये पूरे देश में लगाई जाती है। अब आर्टिकल 352 से पहले दो आर्टिकल्स और समझते हैं जो नेशनल इमरजेंसी से जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। ओके, दोनों आर्टिकल्स नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। अब क्या कहता है आर्टिकल 358 और क्या कहता है आर्टिकल 359, एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 कहता है देश में अगर कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगती है या देश में कभी भी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो आर्टिकल 19 को तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंडेड। ओके, यहां पे एक वर्ड भी इस्तेमाल किया गया, ओनली। दोबारा समझो, आर्टिकल 358 क्या कहता है? देश में जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो सबसे पहले किस फंडामेंटल राइट को अबॉलिश किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा? आर्टिकल 19। अभी आर्टिकल 19 क्या है? जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, बट अभी जो यहाँ पे आ रहे हैं मैं वो समझा देता हूँ। आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करता है, 6 तरह की आजादी देता है। ठीक है, आर्टिकल 19 हमारा फंडामेंटल राइट है जिसमें हमें 6 तरह की आजादी मिलती है। आजादी किस तरह की फ्रीडम्स होती हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। ठीक है, तो 6 फंडामेंट या फिर 6 मैं बोल सकता हूँ फ्रीडम्स, आजादी हैं आर्टिकल 19 के अंदर। तो सबसे पहले वो हमसे छीनी जाती हैं, किसके अंदर? नेशनल इमरजेंसी के अंदर। तो आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 कहता है कि कभी भी नेशनल इमरजेंसी अगर देश में लगती है, तो आर्टिकल 19 जिसके अंदर 6 तरह की फ्रीडम है, उनको तुरंत क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 358 समझ आया? ओनली ये आर्टिकल 19 से रिलेटेड है कि 6 तरह की आजादी को नेशनल इमरजेंसी में छीन लिया जाता है। ओके, अब मैं बात करूं आर्टिकल 359। 359 के ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 कहता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जब भी कभी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ओके, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी देश में जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा,
रेस्ट फंडामेंटल राइट्स, जितने भी हमारे बचे हुए मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होंगे। प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। बट यहां पे भी एक कंडीशन है, बट क्या, बट आर्टिकल 20 एंड 21 विल नॉट बी सस्पेंडेड। अब इससे क्या मतलब है, आर्टिकल 358 में तो हमें क्लियर बोल दिया, क्या बोल दिया क्लियर, कि आर्टिकल 19 इमरजेंसी लगते ही छीन लिया जाएगा। और आर्टिकल 359 क्या कहता है, 359, कि इमरजेंसी के टाइम पे बचे हुए फंडामेंटल राइट्स प्रेसिडेंट के हाथ में होंगे, बट 20 और 21 को प्रेसिडेंट भी सस्पेंड नहीं कर सकते। अब ये 20 और 21 में ऐसा क्या है कि जो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड ही नहीं हो सकते। आर्टिकल 20 हमें डिटेंशन प्रोवाइड करता है क्राइम से रिलेटेड। मैं फिर बोल रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स में हम इन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी जो इमरजेंसी में यूज हो रहा है मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, डिटेंशन हमें क्राइम से रिलेटेड, अगर कोई भी क्राइम है उससे रिलेटेड जो डिटेंशंस प्रोवाइड होती हैं वो हमें आर्टिकल 20 में मिलती हैं। उसके अलावा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीने का अधिकार हमें देता है। तो आपको समझ आया मैंने क्या बताया, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में एक्सप्लेन की गई है। उसके अलावा दो आर्टिकल्स नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड हैं, 358 और 359। 358 में क्लियर बोला गया है कि आर्टिकल 19 सबसे पहले सस्पेंड होगा इमरजेंसी के टाइम पे, और 359 में बताया गया है कि रेस्ट फंडामेंटल राइट 20 और 21 को छोड़ के, रेस्ट फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 को छोड़ के वो सारे क्या होंगे, प्रेसिडेंट के ऊपर होंगे, प्रेसिडेंट उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। क्लियर। तो होप सो आपको समझ आया होगा आर्टिकल 358, 359 और 352 में बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं इमरजेंसी के, जो अब हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर यहां तक, ठीक है। आर्टिकल 352 या फिर नेशनल इमरजेंसी, एक एक करके पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले क्या कारण है, क्या रीजंस हैं, क्यों नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, रीजन समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं अभी प्रेजेंट रीजंस की, प्रेजेंट कारणों की, किन कारणों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल या फिर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में तीन रीजंस बताए गए हैं, या मैं बोल सकता हूं तीन कारण बताए गए हैं नेशनल इमरजेंसी लगाने के। फर्स्ट इज वॉर, वॉर हिंदी मीडियम वाले देखेंगे युद्ध। सेकेंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है एक तरह का अटैक, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या है एक्सटर्नल। एंड थर्ड है आर्म्ड रेबल। नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी किन कारणों की वजह से भारत में लगाई जा सकती है। तीन कारण हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। पहला कारण है वॉर, अगर देश में कभी भी युद्ध होता है तो हम क्या लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है, क्या डिफरेंस है, देखो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में। वॉर क्या होगा, जब दो सेनाएं आपस में लड़ेंगी उसे कहा जाएगा वॉर। लेकिन कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है या फिर और कोई ऑर्गेनाइजेशन बाहर से अटैक कर रही है, एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, बाहरी। एग्रेशन मतलब अनुरोध, जो बाहर से कोई अटैक हो रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो बाहरी अनुरोध की वजह से भी हम क्या लगा सकते हैं, देश में राष्ट्रीय आपातकाल। और थर्ड कौन सा है, आर्म्ड रेबेल। आर्म्ड क्या होता है, जो हमारी सेनाएं हैं, तीन सेनाएं हैं हमारी, सॉरी, ओके, हमारी जो सेना है अगर वही आपस में लड़ जाए, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, जो हमारी सेनाएं हैं अगर उन्हीं में आपस में रेबिलियन, रेबिलियन का मतलब क्या होता है, गुट, एक तरह का झगड़ा, अगर हमारी सेनाओं के बीच में ही झगड़ा होना स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम क्या लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के मैंने तीन कारण बताए, वॉर के टाइम पे, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर हमारी सेनाएं आपस में लड़ने लगे तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाला एक पॉइंट है, ये जो आर्म्ड रेबिलियन वर्ड है, इसे 44th अमेंडमेंट 1978 में ऐड किया गया था। अमेंडमेंट होता है संशोधन,
लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना। कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज हुआ था, 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में। इसमें क्या किया गया? आर्म्ड रेबिलियन वर्ड जोड़ा गया। तो उससे पहले क्या चलता था? उससे पहले चलता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो 44th अमेंडमेंट में आर्म्ड रेबिलियन को जोड़ा गया और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस चला आ रहा था उसे क्या किया गया? हटाया गया। तो अब ये तीन चलते हैं। 1978 से पहले वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस चलता था। आंतरिक अनुरोध। इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है? आंतरिक अनुरोध। ठीक है। रीजन समझ आए किन कारणों की वजह से इमरजेंसी लग सकती है? सबको क्लियर है यहां तक? ओके। अब देखते हैं इमरजेंसी। रीजन तो हमने देख लिया, अब लगेगी कैसे, इंपोज कैसे होगी, प्रोक्लेम कैसे होगी? इसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन, लगाना। अगर इमरजेंसी को हमें लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं? ओके। अब इमरजेंसी लगाने के लिए क्या होगा? सबसे पहले बिल पास होता है जनरली। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले बिल आएगा, इमरजेंसी बिल जिसे हम बोल सकते हैं। अब ये बिल कहां पे आएगा? बिल हमेशा आते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। और पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ओके। तो इमरजेंसी के लिए हमेशा सेंटर गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट में बिल आता है। पार्लियामेंट के पास ही पावर है। पार्लियामेंट क्या है? संसद। संसद के पास ही पावर है, वही देश में इमरजेंसी लगा सकती है। तो बिल कहां पे आएगा? ऑब्वियस है, पार्लियामेंट के पास बिल आएगा। पार्लियामेंट के किस हाउस में बिल आएगा? लोकसभा में पहले आएगा या राज्यसभा में पहले आएगा? बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, सीडीएस कैट में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। इमरजेंसी का बिल पहले किस हाउस में आता है? लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में? देखो कोई कंडीशन नहीं है ऐसी। इमरजेंसी बिल के लिए एनी वन ऑफ द हाउस, किसी भी हाउस में ये बिल आ सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। तो एनी वन ऑफ द हाउस, किसी भी सदन में आ सकता है। किसी भी सदन में। तो या तो लोकसभा में बिल आएगा या राज्यसभा में। ओके, किसी भी हाउस में आए, दोनों हाउस से पास होगा बिल स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी होता है पूर्णतः बहुमत। ये होता है 2/3। लेट्स सपोज लोकसभा में बिल आया तो पहले लोकसभा में कम से कम 2/3 मेंबर्स उस पर एग्री होने चाहिए। और फिर अगले हाउस में जाएगा राज्यसभा में, उसमें भी कितने मेंबर्स एग्री होने चाहिए? 2/3। सेम अगर राज्यसभा में आए तो पहले वहां से 2/3 साइन करेंगे, फिर लोकसभा में आएगा वहां पे भी 2/3। किसी भी हाउस से आए, दोनों हाउसेस से, बोथ हाउसेस से कैसे पास होगा ये? स्पेशल मेजॉरिटी से, या इसे हम बोलते हैं पूर्णतः बहुमत से। तो पूर्णतः बहुमत से पास हो गया। ओके, उसके बाद जो कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स की रिटर्न में परमिशन मांगी जाती है। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो मिनिस्टर्स रिटर्न में लिख के परमिशन देंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या कर देंगे? इस बिल को पास कर देंगे। तो प्रेसिडेंट साइन करेंगे और इमरजेंसी बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब यहां से देखने वाले पॉइंट है, सबसे पहले देखो लगाएंगे कैसे? बिल आएगा, पार्लियामेंट, संसद में आ सकता आएगा बिल बेसिकली, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ही पावर है इमरजेंसी लगाने की, नेशनल इमरजेंसी। संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, एनी वन ऑफ द हाउस, किसी भी हाउस में बिल आ सकता है। बिल आएगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। स्पेशल मतलब 2/3। ओके। अब यहां पे भी कुछ पॉइंट्स हैं। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी वर्ड है, इसे भी ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 में। इससे पहले चलता था सिंपल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी अभी चलता है, 1978 में ऐड किया गया था। उससे पहले क्या चलता था? सिंपल मेजॉरिटी। उसके अलावा ये जो रिटर्न परमिशन है, ये भी 44th अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। इससे पहले कैबिनेट मिनिस्ट्री से किसी भी रिटर्न परमिशन की जरूरत नहीं होती थी। क्लियर? बिल आया, स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ, एनी वन ऑफ द हाउस, किसी भी सदन में पास हो सकता है, दोनों में जाएगा। उसके बाद 2/3 से, जो 44th अमेंडमेंट में ऐड हुआ था उससे पहले क्या चलता था? ये सिंपल मेजॉरिटी चलता था।
कैबिनेट की रिटर्न में परमिशन मांगी, रिटर्न में परमिशन के बाद प्रेसिडेंट ने साइन किया और बिल को क्या कर दिया, लागू कर दिया बेसिकली। उसके बाद पार्लियामेंट को 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 30 डेज का। 30 दिन के अंदर अंदर उसे देश में लागू कर देना होगा या इम्पोज कर देना होगा। ये जो 30 डेज हैं, इसे भी 44th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, उससे पहले 60 डेज का टाइम दिया जाता था। तो बिल पास होने के बाद 30 दिन का टाइम होगा, 30 दिन के अंदर अंदर देश में क्या कर देना होगा, इमरजेंसी को लागू कर देना होगा। ठीक है, 30 दिन से पहले 60 दिन चलते थे। 44th अमेंडमेंट 1978 में से 30 डेज किया गया। अब पॉइंट ये है कि एक बार इमरजेंसी लग गई तो कितने टाइम के लिए लगी रह सकती है। लेट्स सपोज इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, तो कितने टाइम तक एक बार लगने के बाद इमरजेंसी लगी रहेगी। ओके, अनलिमिटेड टाइम तक। एक बार इमरजेंसी लग गई, इंपोज हो गई, उसके बाद अनलिमिटेड टाइम तक इमरजेंसी लगी रहेगी, बट एवरी 6 मंथ्स में इसे रिन्यू करना होगा। रिन्यू से क्या मतलब है, दोबारा से बिल पास करा के अगले 6 महीने के लिए फिर से बढ़वाना होगा, फिर दोबारा से बिल पास करा के अगले 6 महीने के लिए फिर बढ़वाएंगे। तो इस तरह से करके अनलिमिटेड टाइम तक चल सकती है। तो एक बार इमरजेंसी अगर लग जाती है तो लगने के बाद 6 महीने तक चलेगी, 6 महीने बाद फिर रिन्यू, फिर अगले 6 महीने के लिए फिर रिन्यू, फिर अगले 6 महीने के लिए। इस तरह से करके हम कब तक रिन्यू करा सकते हैं इसे, अनलिमिटेड टाइम तक, अनंत तक, मतलब जब तक गवर्नमेंट चाहे तब तक। तो अभी तक क्या क्या देखा हम लोगों ने, इमरजेंसी क्यों लगेगी, 3 कारणों की वजह से लगती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेल। लगेगी कैसे, बिल पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज को परमिशन देनी होगी, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसे इंपोज कर देना होगा। एक बार लगने के बाद अनलिमिटेड टाइम तक लग सकती है, बट हर 6 महीने में क्या करना होगा, इसे रिन्यू कराना होगा। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट, अब लगा तो दी हमने इमरजेंसी, अब उसे हटाएंगे कैसे। एक बार लगने के बाद इमरजेंसी को हटाया कैसे जा सकता है, इसे बोलते हैं इवोक्ड करना, इवोक्ड, या फिर हिंदी में बोलते हैं हटाना। तो एक बार इमरजेंसी लगेगी तो उसे हटाया कैसे जाएगा। अब देखो, हटाने के दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट प्रेसिडेंट। डायरेक्ट प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी को हटा सकते हैं या इवोक्ट कर सकते हैं। सेकंड, ओनली लोकसभा से बिल पास कराया जाए, सिर्फ लोकसभा से, ओनली लोकसभा से बिल पास कराया जाए बाय सिंपल मेजॉरिटी ओनली। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है साधारण बहुमत या फिर 1/3। स्पेशल पूर्णतः बहुमत 2/3, साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी 1/3। तो इमरजेंसी हटाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है प्रेसिडेंट डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या कहता है, लोकसभा से बिल पास ऑफ बाय सिंपल मेजॉरिटी, तो भी इमरजेंसी को क्या किया जा सकता है, इवोक्ट किया जा सकता है। ओके, ये जो सिंपल मेजॉरिटी है, इसे भी 44th अमेंडमेंट में ऐड किया गया। इससे पहले क्या चलता था, स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3। तो सिंपल मेजॉरिटी 44th अमेंडमेंट में आया, जो अभी चलता है। उससे पहले क्या चलता था, स्पेशल मेजॉरिटी वर्ड चलता था। तो यहां तक समझ आया आप लोगों को, क्या क्या बताया मैंने, इमरजेंसी क्यों लगेगी, कैसे लगेगी और कैसे हटाई जाएगी। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे हैं इमरजेंसी से रिलेटेड। उसके अलावा हम लोगों ने 2 आर्टिकल्स देखे हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। ओके, अब यहां पे मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार 44th अमेंडमेंट का। इमरजेंसी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं 44th अमेंडमेंट में। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को, क्या पर्पस था बेसिकली 44th अमेंडमेंट का इमरजेंसी में, या 44th अमेंडमेंट ने क्या रोल प्ले किया इमरजेंसी में। स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले देखो मैंने यहां पे बताया था कि आर्म्ड रेबिलियन वर्ड जोड़ा गया और इंटरनल डिस्टरबेंस को हटाया गया। पहले क्या होता था, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 25 जून को, जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। आगे हमारा टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे 1975 की इमरजेंसी। अब 1977 मार्च में वो इमरजेंसी हटी और 1978 में जनता पार्टी से मोरारजी देसाई की नई गवर्नमेंट बनी।
तो जब नई गवर्नमेंट बनेगी इमरजेंसी लगने के बाद, तो इमरजेंसी में बहुत सारे चेंजेस करेगी। उस चेंज का पर्पस ये था कि इंदिरा गांधी की तरह कोई दोबारा से इमरजेंसी ना लगा सके। तो 44th अमेंडमेंट ने इमरजेंसी को लगाना टफ कर दिया और हटाना क्या कर दिया, इजी। कैसे? सबसे पहले तो इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड को हटाया गया। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो किस वर्ड का इस्तेमाल करके लगाई थी? इंटरनल डिस्टरबेंस का इस्तेमाल करके लगाई थी। ओके, इंटरनल डिस्टरबेंस को हटाया गया। देखो इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब क्या है? इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब है दंगे बेसिकली। अब देश में हमेशा दंगे चलते रहते हैं, तो कोई भी इस वर्ड का इस्तेमाल करके कभी भी इमरजेंसी लगा सकता था। देश के अंदर इंटरनल मतलब आंतरिक कुछ गड़बड़ हो रही है देश में, तो उसे इंटरनल डिस्टरबेंस कहा जाएगा। तो इस वर्ड को हटाया गया ताकि कोई दोबारा से क्या ना कर सके, इंदिरा गांधी की तरह इमरजेंसी लगा ना सके, और इसकी जगह आर्म्ड रेबिलियन ऐड किया गया। सेकंड क्या किया इसने? देखो यहाँ पे पहले सिंपल मेजोरिटी चलती थी इमरजेंसी लगाने में, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, स्पेशल, ताकि लगाना क्या हो जाए, टफ हो जाए। उसके साथ साथ एक और चीज ऐड कर दी, कैबिनेट की रिटर्न में परमिशन, और टफ कर दिया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे पहले 60 दिन का टाइम दिया जाता था लगाने के लिए, अभी कितने दिन का टाइम दे दिया, 30 डेज का, और टफ कर दिया। नेक्स्ट हटाने में, देखो हटाने में पहले स्पेशल मेजोरिटी होती थी, अभी क्या कर दिया, सिंपल मेजोरिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो 44th अमेंडमेंट का इमरजेंसी में ये रोल रहा कि इसने इमरजेंसी को लगाना टफ कर दिया, ताकि कोई इंदिरा गांधी की तरह दोबारा से इमरजेंसी ना लगा सके, और इमरजेंसी को हटाना क्या कर दिया इसने, इजी कर दिया। क्लियर यहां तक? तो इमरजेंसी समझ आइए। आर्टिकल 358, 359 पहले दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे हम लोगों ने, कैसे लगेगी, कैसे हटेगी, और किन कारणों की वजह से इमरजेंसी लगती है, क्या क्या रीजन है इमरजेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी में होता क्या है बेसिकली, क्या क्या चीजें होती हैं इमरजेंसी के टाइम पे, देश यूनिटरी में कन्वर्ट होता है, या क्या सिचुएशंस होती है बेसिकली इमरजेंसी में। उसके साथ साथ इंडिया में कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है, जिसमें से हमें सबसे कंट्रोवर्शियल इंदिरा गांधी की 1975 इमरजेंसी पढ़नी है, जिसमें हम लोग 3 केस स्टडी भी देखेंगे मेजरली। एसएससी में केस स्टडी बहुत कम आते हैं, बट यहीं अगर आप एफकेट के लिए या सीडीएस के लिए जा रहे हो, तो इसमें क्या होता है, केस स्टडी कभी कभी पूछ लेता है। तो बेसिक सी केस स्टडीज देखेंगे हम लोग इसमें, क्या क्या केस स्टडी थी, क्या रीजंस थे, और फिर 1975 की इमरजेंसी को समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो होप सो सबको समझ आया होगा यहाँ तक, जितना मैंने कराया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।